Regarding the preparation of 12th board exam or regarding the preparation of any competitive exam, P block, S block, हाइड्रोजन, 3 चैप्टर 11th के बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर अनदर 11 मंथ्स। इन पे जितना ज्यादा फोकस करोगे अननेसेसरी अपने आप को स्ट्रेस करोगे। आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस किन टॉपिक्स पे करना है उसकी पूरी एक सिस्टमेटिक लिस्ट मैंने आपको दी है। आप उनके नीट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उन चैप्टर्स के आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी खत्म करो। जो लिस्ट मैंने आपको दिया है ना, वो आपके लिए एक सबसे बड़ा सर्वाइवल है कि ये आपने किया ना तो आपका नीट और जेई प्रिपरेशन 11th का ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, ये डाउट बार बार आ रहा है इसलिए मैं इसको एक बार फिर एड्रेस कर रहा हूं कि जो लिस्ट मैंने शेयर किया है वो लिस्ट आपको उसी पे फोकस रखना है। फॉर सी देयर आर नॉट मेनी पीपल दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर जेई और नीट, उनका फोकस है बोर्ड एग्जाम या गुजकेट एग्जाम, उनके लिए भी वो 11th की लिस्ट उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और जो कॉम्पिटिटिव पे फोकस कर रहे हैं उनके लिए भी वही लिस्ट एक बाइबल है। ठीक है, अभी करंट सिलेबस में से आपको एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एनवायरमेंटल, ये 4 चैप्टर में से तो जितना थोड़ा बहुत लिमिटेड स्कूल के एग्जाम के हिसाब से या उससे थोड़ा एक्स्ट्रा जो मैंने करवाया है वो बहुत है, मोर देन इनफ। ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, ये जो 2 चैप्टर्स हैं इनका कॉम्पिटिटिव का लेवल अलग होता है, स्कूल का लेवल अलग होता है। हमने जो लेवल कवर अब तक किया है और अब करेंगे वो एक इंटरमीडिएट लेवल है। समझ रहे हैं आप? मैंने आपको इन 2 चैप्टर्स में फुल फ्लैज्ड कॉम्पिटिटिव लेवल नहीं दिया है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट एंड मोर ओवर इन 2 चैप्टर्स की 12th में हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आती है। तो मैं जितनी भी प्रैक्टिस अभी आपको करवाता हूं, by the time it actually comes in a role, by the time JEE comes, by the time NEET comes, वो पूरा प्रेशर निकल जाता है, वो पूरी प्रैक्टिस निकल जाती है दिमाग में से। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैं आपको 12th में दोबारा पढ़ाऊंगा। ऑब्वियसली नॉट ऑल द फंडामेंटल्स, दोबारा ये नहीं पढ़ाऊंगा व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, व्हाट इज बाउंड्री, व्हाट इज प्रोसेस, व्हाट इज फर्स्ट लॉ, व्हाट इज सेकंड लॉ। लेकिन एंट्रोपी का भी हमने एक ही टाइप पढ़ा है। ठीक है, अब आगे जाके हम एंट्रोपी के मल्टीपल टाइप्स पढ़ेंगे। मल्टीपल टाइप्स इन द सेंस मल्टीपल कंडीशंस में एंट्रोपी चेंजेस कैसे होते हैं। कुछ लोगों ने पूछा भी था, सर जब गैस का एक्सपेंशन होता है तो एंट्रोपी चेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो सब चीजें आएंगी। अभी फ्री एनर्जी चेंज की हमने एक इक्वेशन की है, आगे जाके मैं आपको कुछ और इक्वेशंस करवाऊंगा। पर प्रॉब्लम यह है ना कि जब आपको कंटेंट दिया जा रहा है उसका इमीडिएट यूज नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप फेस नहीं करोगे, स्पेशली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में और स्कूल एग्जाम्स में कहीं पे भी वो क्वेश्चंस आपके आने वाले नहीं है। तो जब आप मल्टीपल टाइम्स उन क्वेश्चंस को फेस नहीं करते हो तो कंसेप्ट आप भूल जाते हो। तो ऐसे कंसेप्ट को जिसके भूलने के चांसेस हैं या जिनकी आने वाले कम से कम 10-11 महीने तक कोई यूटिलिटी नहीं है, उनको अभी होल्ड पे रखना है। होल्ड पे 2 तरह के टॉपिक्स हैं, एक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स जैसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल पे नीट और जेई में आते हैं, लेकिन वो 12th में काम नहीं आते। इसका मतलब हमें उन्हें दोबारा पढ़ना पड़ेगा एट अ कॉम्पिटिटिव लेवल। क्वेश्चन प्रैक्टिस उनकी एक हाई लेवल पे दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी तरह के टॉपिक्स वो हैं जो एक्चुअली किसी ज्यादा काम के नहीं है, उनको आपको नीट से या जेई से 15 दिन पहले एक बार रिवाइज करना है। जिस टेक्निक से मैं बताऊंगा उस टेक्निक से। उसमें कौन कैसे चैप्टर आते हैं? उसमें आते हैं आपका हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। और जिनका टारगेट नीट जेई नहीं है वो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। आपके 12th और गुजकेट पे इन चैप्टर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यू कैन क्लियरली नोट इट डाउन। 12th बोर्ड एग्जाम में हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक का कोई रेफरेंस यूज नहीं होता है।
इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स का 12th में बहुत मिनिमम रेफरेंस यूज होता है, उतना तो हम कर चुके हैं या कर लेंगे भी थोड़े टाइम में। लेकिन जो होता है ना एक ऐसा टूल, ऐसा कॉन्फिडेंस कि थर्मोडायनामिक का कोई भी क्वेश्चन आया तो एग्जाम में फोड़ दूंगा, मुझे डर नहीं लगता, इक्विलिब्रियम का कुछ भी पूछ लो, वो प्रैक्टिस होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कॉम्पिटिटिव का रहेगा। आज का लेक्चर में बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 ग्रुप के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्टार्ट कर देंगे इक्विलिब्रियम। और आज मैं आपके सामने कल सुबह आपको एक डिटेल शेड्यूल भी दूंगा जिसमें कुछ रिवीजन टेस्ट के शेड्यूल्स हैं, ताकि हमें 11 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवीजन स्टार्ट करना है, प्लस ऑर्गेनिक के लिए कुछ नाइट क्लासेस का शेड्यूल भी है आफ्टर 8 o'clock। मतलब ये जो TTS 4 o'clock का शेड्यूल है ये तो कंटिन्यू रहेगा, एंड अ फ्यू क्लासेस आई विल कीप इन द इवनिंग आफ्टर 8 o'clock। ओके, 2-3 days, minimum 2 days in a week, we'll try for 3 days also। ठीक है, 1-1.5 hour का सेशन नाइट में रखेंगे, इधर 8 o'clock और 9 o'clock, 9 to 10 और लाइक दैट। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विथ chemical properties of the 14th group elements। In the 14th group elements, reactivity towards water। In 14th group, only tin reacts with the boiling water to form the tin dioxide and dihydrogen gas is released। देखो इसमें सिंपल लॉजिक है, हमारे पास है टिन और 14th ग्रुप की कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग लॉजिक बताता हूं आप लोगों को, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने शायद 10th में पढ़ा होगा, 10th में साइंस में अगर टीचर ने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया होगा तो ये पॉइंट बताया होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल विद वाटर वहां पे भी आता है। आई डोंट नो वेदर इट वाज इन्फॉर्म्ड और नॉट, और इन्फॉर्म किया था तो आपको याद है या नहीं है। देखो मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते हैं, लेकिन सभी मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं उसमें भी कैटेगरीज होती है। ठीक है, सम मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, जैसे सोडियम, पोटेशियम, राइट, कैल्शियम। कुछ मेटल्स होते हैं जो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, जैसे मैग्नीशियम और जिंक। और कुछ मेटल्स होते हैं जो हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते, डायरेक्ट स्टीम से रिएक्ट करते हैं, मतलब अबव 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, इसको एज अ स्ट्रिक्ट रूल यूज मत करना, पर ये काम आएगा। ध्यान से सुनना, अगर मेटल ने कोल्ड वाटर से रिएक्ट किया, ये लॉ नहीं है कोई केमिस्ट्री का, ठीक है, लेकिन अगर मेटल ने कोल्ड वाटर से रिएक्ट किया तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम ने वाटर से रिएक्ट किया तो बनेगा NaOH, पोटेशियम ने वाटर से रिएक्ट किया तो बनेगा KOH। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हॉट वाटर रिएक्ट कर रहा है, बॉइलिंग वाटर रिएक्ट कर रहा है या स्टीम रिएक्ट कर रही है, तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, ऑक्साइड बनता है। जैसे आयरन अगर रिएक्ट करेगा स्टीम से तो आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, याद रहेगा लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक है। मेटल्स की 3 कैटेगरी बना लो, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्ट्रीम, एंड नो रिएक्शन। जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे वो क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड। जो बॉइलिंग वाटर या स्टीम से रिएक्ट करेंगे वो क्या बनाएंगे? ऑक्साइड। और जो नहीं रिएक्ट करते उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अच्छा और देखो इसमें अच्छा कौन रिएक्ट नहीं करते? मैंने आई थिंक आपको रेडॉक्स वाले चैप्टर में EMF सीरीज की कुछ ट्रिक्स दी हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। नहीं दिए तो भी आ जाएंगे थोड़े टाइम बाद, जब मैं जैसे ही मैं 12th का सिलेबस स्टार्ट करूंगा। आप इस पॉइंट को लिख के रख सकते हो आगे के लिए। मेटल्स अबव लेड, लेड एंड अबव, जो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है ना, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल से,
और आगे आगे बढ़ते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो जो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें लेड एंड आफ्टर दैट जितने भी मेटल्स आते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। ब्रॉडली उसमें कौन से मेटल्स आते हैं? एक तो लेड आ जाता है और बाकी प्रेशियस मेटल्स आ जाते हैं, 5 मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, प्लेटिनम। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, प्लेटिनम। ठीक है, तो वाटर से कौन रिएक्ट नहीं करेगा? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, प्लेटिनम एंड लेड रिएक्ट नहीं करेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, द पर्ल्स ऑफ विजडम, जिनको कलेक्ट करते हुए चलो तो आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होती है। ये टेक्स्ट बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं है, हमारी टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं है, 11th 12th कहीं पे इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट जस्ट एज एन इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू, नोट करके रखो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक है, तो टिन, अच्छा अब जब मैंने बताया कि ऑक्साइड बनेगा, तो ऑक्साइड कौन सा बनेगा? तो इसमें भी आप याद रख सकते हो, जो भी मेटल की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो भी मेटल की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वही वाला ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे आयरन की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, राइट? तो ऑक्साइड बन जाएगा +3 वाला ऑक्साइड, यानी Fe2O3। मतलब फेरस ऑक्साइड नहीं बनेगा, फेरिक बनेगा। तो टिन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? +4। टिन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो +4 वाला ऑक्साइड बन जाएगा। मतलब क्या बनेगा? SnO2। ठीक है, वो किससे रिएक्शन हो रही है? वाटर के साथ, HOH। ठीक है, आपको कितने ऑक्सीजन चाहिए? 2 ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो यहां से बचेंगे 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इंटू 2, दैट इज 2H2। ठीक है, सो जहां तक पॉसिबल हो ना, इस इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस को रटा मत करो। Sn+2H2O गिव SnO2+2H2O, कोई फायदा नहीं होता इनका। हमेशा अच्छा ये होता है कि उसके पीछे की थोड़ी कहानी बनाओ। इतनी डिटेल स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन निकालो उसमें से प्रोडक्ट। याद रखो, SnO2 बनेगा, भैया ठीक है, मुझे 2 ऑक्सीजन चाहिए, 2 ऑक्सीजन चाहिए तो 2 वाटर लेने पड़ेंगे। अब 2 ऑक्सीजन तो काम में ले ली, बचे हुए हाइड्रोजन रिलीज हो गए, खत्म बात, बन गई इक्वेशन। ठीक है, सो जस्ट हैव अ प्रैक्टिस ऑफ डूइंग दिस, दैट विल बी गुड फॉर योर tin plus water on heating give SnO2. Stannic oxide is formed. लेड रिएक्ट क्यों नहीं करता? तो एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया था, कोरोजन्स 2 तरह के होते हैं, गुड कोरोजन एंड बैड कोरोजन। गुड कोरोजन का मतलब होता है ऑक्साइड की लेयर बनती है, ऑक्साइड बनता है, लेकिन वो ऑक्साइड सरफेस को छोड़ के अलग नहीं होता, उसी पे अटैच रहता है। अगर ऑक्साइड यहां पे अटैच रहेगा तो नीचे वाला मेटल और बाहर वाला वाटर एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, एज सिंपल एज, नथिंग डिफिकल्ट। तो लेड वाटर से रिएक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि ऊपर लेड ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और फिर पैसिव हो जाता है। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अब इसमें बहुत छोटी छोटी सी बातें पहले से समझ लो। जो 14th ग्रुप है उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। कौन सी स्टेट है? +4। और नीचे वाले मेंबर्स होते हैं वो कौन सी स्टेट शो करते हैं? +2। कौन शो करता है +2? कौन कौन शो करता है? व्हाट आर द मेंबर्स? एक तो शो करता है कार्बन, शो करेगा नहीं, सिलिकॉन करेगा नहीं। कहां से स्टार्ट होता है? जर्मेनियम से। जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो डाइहैलाइड जो बनेंगे, डाइहैलाइड वो किसके बनेंगे? जर्मेनियम का बनेगा, टिन का बनेगा और
लेड कम नहीं। एनी डाउट? अच्छा, लास्ट क्लास में +2 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बढ़ाया था, +2 स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था। इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे जाने पे बढ़ता है, मतलब +2 स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इस बात पे बहुत बार बार स्ट्रेस किया था कि जब ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है और +2 स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं +2 की स्टेबिलिटीज कंपेयर करता हूं, जर्मेनियम, टिन और लेड, +2 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बढ़ रहा है। इसका मतलब जर्मेनियम डाइहैलाइड, टिन डाइहैलाइड और लेड डाइहैलाइड जो है, इनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, और क्या कार्बन का और सिलिकॉन का डाइहैलाइड बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा, जो टेट्राहैलाइड बनेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या होगा? इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP2। और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद S का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है P में, तो ये हो गया NS1 NP3। तो जब ये 4 हैलोजन के साथ कंबाइन होंगे, जब ये 4 हैलोजन के साथ कंबाइन होंगे, तो कौन से ऑर्बिटल यूज करेंगे? एक ऑर्बिटल S और 3 ऑर्बिटल P। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 109 डिग्री। मतलब जो भी कुछ आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है, दैट एवरीथिंग विल बी एप्लीकेबल। एनी डाउट? ओके। Dihalides, tetrahalides are formed. Most of the tetrahalides are covalent, formed by the sharing of electron. लेकिन SnF4 and PbF4 are ionic. अपनी एक नोटबुक में हमेशा इनऑर्गेनिक की जो भी नोटबुक आपकी है, उसमें एक अलग से लास्ट में एक सेक्शन बना के रखना, पॉइंट्स टू रिमेंबर का सेक्शन, फैक्चुअल सेक्शन, एक्सेप्शनल सेक्शन। वहां पे बहुत सेलेक्टिव पॉइंट्स लिखना, जिन पॉइंट्स के हम ज्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं करते हैं, उन्हें याद रखते हैं। तो हमने क्या कहा भाई, प्रीवियस में स्लाइड में मैंने आपको बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है, इस स्लाइड में 2 एक्सेप्शन बताए कि टिन और लेड की अगर फ्लोराइड बनाओगे, टिन और लेड को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे, तो वो शेयरिंग नहीं करेंगे, आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, डू वी नीड टू गो इनटू द डिटेल? नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। Nobody is going to ask you the reason for it, and it's not much important also. ठीक है, और थर्ड फैक्ट हमने लर्न किया, PbI4 does not exist. ठीक है, तो ये आपके एज अ फैक्ट डेटा शीट में रहेगा, और ये फैक्ट डेटा शीट बनाने की आदत रखो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले आपको पूरा P ब्लॉक, पूरा S ब्लॉक रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, और उसकी जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि अगर आपके पास फैक्ट शीट है तो सारे फैक्ट्स आपको एक बार में लर्न हो जाते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको पीरियोडिक टेबल से पता होती है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, ठीक है, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। सो यू नीड नॉट टू रिवाइज एवरीथिंग। दैट इज द रीजन यू शुड ऑलवेज हैव अ फैक्चुअल शीट अपनी तैयार करने की आदत रखो शुरुआत से। चलो, MXF4 hybridization is sp3 and geometry is tetrahedron. The tetrachlorides are easily hydrolyzed by the water due to the presence of the d orbital, except CCl4, which cannot be hydrolyzed due to the absence of d orbital. ये पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, कितने लोगों को पता है?
लास्ट क्लास में मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया था, कितने लोगों को ये याद है? 1 मेघ, बाकी किसी को याद नहीं है? पार्टिसिपेंट लिस्ट में हैंड रेज करो। वासवी, रेज योर हैंड इन द पार्टिसिपेंट लिस्ट। लास्ट क्लास में इस टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया था मैंने, बताया था वाटर अपना स्पेस बना लेता है, अपना लोन पे डोनेट कर लेता है एंड ऑल दैट। दीप, अंशुल, साहिल, वेरी लेस पीपल। वेल ठीक है, चलो एक बार शॉर्ट में इसको मैं कवर कर लेता हूँ, उतना डिटेल में कवर नहीं करूंगा। जिनको उतना डिटेल में दोबारा समझना है, प्रीवियस लेक्चर को एक बार फिर से रेफर करो, वेबसाइट पे अपलोडेड है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से एक बार। देखो, ये सिलिकॉन है और सिलिकॉन ने एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s1, 3px1, 3py1, 3pz1, 3s1, 3p3 and 3d0। अब इसने यहां से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 क्लोरीन, 2nd क्लोरीन, 3rd क्लोरीन, 4th क्लोरीन, 4 क्लोरीन ने कंबाइन होकर बना लिया SiCl4। ओके, नाउ आफ्टर फॉर्मिंग दिस, यहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो यहां पे सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। अब इसके पास आता है वाटर, वाटर में ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, इस लोन पेयर को वाटर यहां डोनेट करता है और डोनेट करके वाटर इसके साथ अटैच हो जाता है। अब बीच में कहानी क्या होती है, ये है सिलिकॉन, इसके पास ये 4 क्लोरीन ऑलरेडी अटैच है और एक इसमें आ गया वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट कर दिया इसलिए प्लस। अब क्या होगा, ये स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउड, ये बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गया, इसके अराउंड 4 क्लोरीन भी आ गए, एक वाटर भी आ गया, तो क्या करेगा, इट विल लूज 1 क्लोरीन एंड 1 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन एंड 1 हाइड्रोजन, सो HCl विल बी रिमूव्ड। ओके, तो क्लोरीन की जगह क्या आ गया, OH। ऐसा एक बार हुआ, जब ऐसा एक बार हुआ तो ये क्लोरीन की जगह पे आ गया OH। अब इसी स्टोरी को 3 बार और रिपीट करो, वापस H2 अटैच करो, फिर HCl निकालो, फिर H2 अटैच करो, फिर HCl निकालो, फिर H2 अटैच करो, फिर HCl निकालो, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये सिलिकॉन के ऊपर आपको मिल जाएंगे, ये सिलिकॉन के साथ आपको मिल जाएंगे 4 OH ग्रुप अटैच हो जाएंगे, ये जो प्रोडक्ट बनता है इसका नाम होता है सिलिसिक एसिड। अब ये जो कहानी है, ये कहानी में अगर यहां पे कार्बन आ जाएगा, तो कार्बन के पास होता है 2s एंड 2p, 2d नहीं होता। जब 2d नहीं होता है तो वाटर का लोन पेयर आके उसमें अटैच नहीं हो सकता, जब वाटर अटैच नहीं होगा तो HCl बाहर नहीं निकलेगा, HCl बाहर नहीं निकलेगा तो OH अटैच नहीं हो पाएगा। तो इन पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर शुड अटैच टू द सेंट्रल एटम। इस पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वाटर आके सेंट्रल एटम से अटैच होना चाहिए, अगर वाटर सेंट्रल एटम से अटैच नहीं हुआ तो आगे की कहानी नहीं चलेगी। अब वाटर के सेंट्रल एटम से अटैच होने के लिए क्या चाहिए, तो वाटर को सेंट्रल एटम से अटैच होने के लिए चाहिए एम्प्टी डी ऑर्बिटल, क्योंकि सेंट्रल एटम प्रोवाइड करेगा एम्प्टी ऑर्बिटल, वाटर प्रोवाइड करेगा लोन पेयर। अब CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में वाटर तो अपना लोन पेयर लेके आ गया, लेकिन कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है,
उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो वाटर आके अटैच नहीं हो पाएगा, वाटर आके अटैच नहीं होगा तो रेस्ट ऑफ द स्टोरी विल नॉट कंटिन्यू. दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस क्लास आल्सो. एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कोवेलेंसी एक्सपेंशन का पहले भी बताया था मैंने आपको, ठीक है. जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट, और ये क्वेश्चन बार बार हर ग्रुप में आएगा. सेम क्वेश्चन यू कैन फाइंड इन योर 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आल्सो. ऑक्सीजन डज नॉट एक्सपांड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4. व्हाई? ऐसे बहुत सारे, सबका एक ही रीजन है, बार बार बताया. सेकंड पीरियड में क्या होता है, 2s 2px 2py 2pz, 4 ऑर्बिटल है, 4 ही ऑर्बिटल है, मतलब 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते. इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट कराया था, एनी एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड, किसी ने नोट नहीं किया था तो कर लेना. एनी एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 कोवेलेंट बॉन्ड. एनी एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कोई भी कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 कोवेलेंट बॉन्ड. उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है. थर्ड पीरियड एलिमेंट्स कैन एक्सपैंड देयर कोवेलेंसी. थर्ड पीरियड एलिमेंट onwards can expand their covalency. How? They can expand their covalency by using the empty d orbitals. ठीक है. तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये सिलिकॉन का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है 2s1 2px1 2py1 2pz1, sorry 3s1 3px1 3py1 3pz1 and 3d0. ओके. तो यहां पे एक फ्लोराइड आयन अटैच हो गया. यहां पे देखो एक फ्लोरीन एटम आया, फ्लोरीन एटम, दूसरा फ्लोरीन एटम, तीसरा फ्लोरीन एटम, फोर्थ फ्लोरीन एटम, तो बन गया SiF4. फिर आया फ्लोराइड आयन, फिर आया एक और फ्लोराइड आयन, तो ये बन गया SiF6, और 2 नेगेटिव है तो -2. इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी आंसर दिया था कि 7 क्यों नहीं हो सकते, 8 क्यों नहीं हो सकते, 9 क्यों नहीं हो सकते, अभी तो ऑर्बिटल बाकी है. Why don't you use further orbital? तो the reason is the crowd. ठीक है. बहुत सारे फ्लोरीन उसके अराउंड अटैच नहीं हो सकते. You can keep a limited number only because of the space. ठीक है. अब यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि SiF6 जो बनता है ये तो स्टेबल होता है, लेकिन अगर मैं 6 फ्लोरीन की जगह 6 क्लोरीन अटैच करता हूं तो वो स्टेबल नहीं होते. ऐसा क्यों है? ठीक है. तो एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा, डोंट वरी अबाउट इट, कि कौन सा स्टेबल नहीं होता. उन्होंने बता दिया क्वेश्चन में कि भाई SiCl6 स्टेबल नहीं होता. अब आपको रीजन बताना है, तो आपको ऐसे एक एक कंपाउंड रटने की जरूरत नहीं है कि ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है. यू नीड नॉट टू डू दैट. हमें तो जो स्टेबल नहीं है उसका लॉजिक ढूंढना है. तो उसका लॉजिक क्या है, ये सिलिकॉन यहां पे अटैच किया हैलोजन, VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी और हाइब्रिडाइजेशन की जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आपके कोवेलेंट बॉन्डिंग के, सॉरी इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बहुत आसान रहेगा आपके लिए. जैसे ही 6 आते हैं, 6 एटम अटैच होते हैं, 6 लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर आते हैं, इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दिमाग में आना चाहिए 6 आए मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा, एक ऊपर एक नीचे, 4 विद इन द प्लेन. 5 आए ट्राइगोनल प्लेनर होगा, 3 विद इन द प्लेन, एक ऊपर एक नीचे. 4 आए तो टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. 3 आए तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, 2 आए तो लीनियर होगा. बहुत अच्छी VSEPR और VBT की प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो आप बहुत रिलीव्ड रहोगे
इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेल 6 हैं, तो चाहे 6 फ्लोरीन हो या 6 क्लोरीन हो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली होगा क्या, 6 एटम अटैच होंगे तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अब हैलोजेंस के पास होते हैं लोन पेयर्स, सभी के पास लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, 3-3 लोन पेयर सबके पास है, क्योंकि आउटर शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, 6 यूज हो गए। अभी फ्लोरीन तो छोटा होता है, लेकिन क्लोरीन साइज में बहुत बड़ा होता है। अभी साइज में बड़ा होगा तो क्या होगा, लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिस जिसको मैंने सर्कल मार्क किया है उसके लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एग्रीड? रिपल्शन से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, रिपल्शन से स्टेबिलिटी कम होती है। बस सिंपल सा लॉजिक है। तो आंसर क्या हुआ, क्लोरीन बहुत बड़ा है, उसके लोन पेयर्स में रिपल्शन ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी कम है। फ्लोरीन छोटा है, उसके लोन पेयर्स में रिपल्शन कम है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके, so that's a simple logic. 6 large chloride ions cannot be accommodated around the silicon +4 due to the limitations of the size. So interaction between the lone pair of the chloride ion is very strong. Why lead is not affected by water? Anyone? Why lead is not affected by water? Yes, Anada, bolo. Because of formation of an oxide layer which prevents further reaction. Yes, protective oxide layer formation prevents the reaction. Okay, so protective oxide layer formation is the answer. Which of the following does not undergo hydrolysis? 1, 2, 3, 4. Yes, answer the question. Yes, Vaspi. Lead chloride. Lead chloride. Anybody else? Hina Agrawal, CCl4. Anybody else? Anybody else? Yes, Anada. CCl4 because it doesn't have vacant d orbitals. Vaspi, don't confuse with the concepts. मेटल का रिएक्शन वाटर से और हाइड्रोलिसिस दो अलग चीजें हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसको बहुत डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। एनोमलस प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। एनोमलस प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि जो ग्रुप का मेंबर होता है वो रिबेलियन होता है, ठीक है। आपको भी पता है कि फैमिली में जो सबसे छोटा मेंबर होता है वो थोड़ा ज्यादा ही रिबेलियन होता है, ठीक है। बड़े भाई बहन चुपचाप जो भी बोलो सुन लेते हैं, छोटे वाले की थोड़ी हिम्मत ज्यादा होती है, ठीक है। कुछ ज्यादा ही वेरिएशन शो करता है अपने ही घर के रूल्स के अगेंस्ट, उसको बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर, ठीक है। तो एनोमलस बिहेवियर के कुछ, देखो ये टॉपिक के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो एनोमलस बिहेवियर होता है ना, ये आपको सेकंड पीरियड के सभी एलिमेंट्स में मिलेगा, ऑल द एलिमेंट्स। लिथियम अपने ग्रुप मेंबर से अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, बेरिलियम अपने मेंबर से अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, बोरोन ने शो किया था, कार्बन शो करेगा। आगे आने वाले टॉपिक्स में नाइट्रोजन में एनोमलस बिहेवियर आएगा, ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर आएगा, फिर फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर आएगा। 3 चीजें एकदम कॉमन होती है एनोमलस बिहेवियर, किसी का भी पूछा हो 3 पॉइंट तुम कहीं भी चिपका सकते हो। नंबर 1, वेरी स्मॉल साइज। आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने वाली है, पहला मेंबर तो सबसे छोटा ही होगा ना, तो वेरी स्मॉल साइज। अच्छा, स्मॉल साइज होने से क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। और तीसरा रीजन क्या हो जाएगा, जो बार बार बात कर रहे हैं,
2d ऑर्बिटल तो एग्जिस्ट करता नहीं है। मतलब ग्रुप के नीचे वाले सभी मेंबर्स के नीचे वाले ग्रुप के मेंबर्स में, नीचे वाले ग्रुप के जो सभी मेंबर्स होते हैं जैसे सिलिकॉन, कार्बन एंड ऑल दैट, उसमें एनोमेलस बिहेवियर जो होता है वो होता है बिकॉज उनके पास डी ऑर्बिटल है और जो पहला मेंबर है उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। मेघ ने पूछा 18th ग्रुप में क्या होगा, तो 18th ग्रुप में उसका जो पहला मेंबर है, मैंने कहा पहला मेंबर एनोमेलस बिहेवियर शो करता है, तो 18th ग्रुप का पहला मेंबर नियॉन नहीं है, 18th ग्रुप का पहला मेंबर हीलियम है, तो हीलियम एनोमेलस बिहेवियर शो करेगा। और जो हीलियम में ये वाले पॉइंट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, द रीजन फॉर दैट इज वो रिएक्ट ही नहीं करते। जब वो रिएक्ट नहीं करते तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। जस्ट गिव अ मिनट, देयर इज बैटरी का प्रॉब्लम है, 1 सेकेंड होल्ड करो। ओके, सो एनोमेलस बिहेवियर के कुछ मेजर रीजंस मैंने आपको बताए। सबसे बड़े रीजंस में से एक है कि एनोमेलस बिहेवियर का एक रीजन होता है स्मॉलेस्ट साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये कुछ मेजर रीजंस हैं, बाकी ग्रुप टू ग्रुप वेरी करते रहेंगे। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन के बारे में। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, स्मॉल साइज, वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से एनोमेलस बिहेवियर शो होता है। ठीक है, और मोर और लेस इन वैल्यूज को छोड़ दो तो मोर और लेस ये रीजन आप बोरोन पे भी अप्लाई कर सकते हो, नाइट्रोजन पे भी अप्लाई कर सकते हो, ऑक्सीजन पे भी अप्लाई कर सकते हो और फ्लोरीन पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, because of the smaller size and the lowest atomic volume, carbon has the hardest element in the 14th group. Carbon has the following highest points. तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट्स है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स इज वेरी हाई। ठीक है, it's not easy to melt the diamond. Have you ever heard about the molten diamonds? Have you ever told about the molten graphite, molten coal? No, because the melting points are very very high. Obviously melting point इतने ज्यादा है तो boiling point का तो imagine करना भी मुश्किल है। साइज छोटी है तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी वेरी हाई। हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में मुझे कौन बताएगा? कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में मुझे कौन बताएगा? एनीवन? कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी, raise your hand in the chat box so that I can select the list. Yes, Megh, bolo. The property to make multiple bonds, bonds with itself, multiple bonds, and bonds with other elements such as fluorine, chlorine, etc. And chain bonds, etc. Okay, anybody else? Anybody else? कैटेनेशन, कुछ किसी और को कुछ बोलना है कैटेनेशन के बारे में? ओके, सो कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, दैट्स इट। मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे या सिंगल बॉन्ड बनेंगे, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइन होगा, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, दैट्स कॉल्ड कैटेनेशन, सिंपल। जैसे सल्फर है, सल्फर का कैटेनेशन होता है अप टू 8। देखते हो ना आप सल्फर का मॉलिक्यूल S8। नाइट्रोजन का कैटेनेशन कहां तक कन्फाइंड है? 2 तक, N2। ठीक है, तो ये कैटेनेशन है। मतलब फास्फोरस का कैटेनेशन कहां तक है? तो जनरली 4 तक, P4। वैसे फास्फोरस की पॉलीमेरिक फॉर्म्स भी बनती है, लेकिन ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। एंड कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी कितनी है? तो थियोरेटिकली इट इज इनफाइनाइट, मतलब एनी नंबर ऑफ कार्बन कैन अटैच विद ईच अदर, राइट?
तो इसकी सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और ये इसका एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ठीक है। Due to absence of d orbital, it does not have the tendency to form the complex ion. तो maximum covalency is 4. ये मैंने आपको पॉइंट कई बार नोट कराया है. Any element of the second period cannot form more than 4 covalent bond. क्यों? S और P 4 ऑर्बिटल अवेलेबल है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते हैं. ओके सो एक्साइटेड स्टेट में आपके पास यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है. जब 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इस केस में, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे और कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल आपके पास डी में अवेलेबल नहीं है, तो नेक्स्ट बॉन्ड नहीं बन पाएगा. कार्बन फॉर्म्स p pi मल्टीपल बॉन्ड्स. ओके दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग. बहुत इजी है, बार बार आता है, लेकिन बार बार आता है इसलिए मैं एक बार आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं, अदरवाइज यू विल हैव द कंफ्यूजन अबाउट इट. पहले फटाफट कोई भी मुझे बता दो पाई बॉन्ड क्या होता है, जल्दी से बता दो, शॉर्ट में बताना, मुझे थियोरेटिकल डेफिनेशन नहीं चाहिए. या प्राप्ति बोलो. Sure, elements forming more than one bonds, 2 or 3 bonds, triple bonds or double bonds means. Not exactly. Yeah. Anybody else? Yeah, Vasvi bolo. You had raised the hand. The bond that is formed after every first bond is a pi bond, after every sigma bond. Not technically a good definition. Yes, Divij. Sir, the bond formed by end-to-end overlap. That's called sigma bond. Anybody Side else? by side. Side by side. Side by side overlapping. The bond formed by side overlapping, that is called as the pi bond. पहले के बाद बनता है, दूसरे के बाद बनता है, ये सब सेकेंडरी पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट आप डेफिनेशन जो मैंने आपको टेबल शेयर किया है सिग्मा और पाई बॉन्ड का, उसमें भी आप देखोगे तो पहला पॉइंट यही है, एंड टू एंड ओवरलैप से बनने वाला बॉन्ड सिग्मा और साइड बाय साइड ओवरलैप से बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड. साइड बाय साइड ओवरलैप कौन करता है? तो 2 p ऑर्बिटल्स आपस में साइड बाय साइड ओवरलैप कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक p ऑर्बिटल हो और एक d ऑर्बिटल हो, 1 p ऑर्बिटल एंड 1 d ऑर्बिटल. या फिर ऐसा भी हो सकता है एक d और दूसरा भी d, एक एलिमेंट का d ऑर्बिटल दूसरे एलिमेंट का d ऑर्बिटल. उसके बेसिस पे हम पाई बॉन्ड की कैटेगरीज बनाते हैं. यहां p pi है, मतलब p orbital of one atom and the p orbital of other atom, p pi. ठीक है. p pi d pi, एक ऑर्बिटल का p दूसरे का d, तो p pi d pi. एक ऑर्बिटल का d दूसरे का भी d, तो d pi. ठीक है. सीधी सी बात होती है, अगर छोटे ऑर्बिटल्स होंगे तो ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी, बड़े ऑर्बिटल्स होंगे तो उनकी ओवरलैपिंग कम इफेक्टिव होती है. मतलब 2p ने 2p से ओवरलैप किया तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. 2p ने 3p से किया, 2 ने 3 से, 2p ने 3p से, एक छोटा एक बड़ा, थोड़ा वीक बॉन्ड बनेगा. 3p ने 3p से किया, दोनों बड़े, थोड़ा और वीक बॉन्ड बनेगा. ये कंसेप्ट थ्रू आउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिपीट होता रहेगा. जहां मैं बोल दूं कि कंसेप्ट रिपीट होता रहेगा, उसको याद रखा करो, क्योंकि बार बार इन एक्सप्लेनेशंस को बीच में लाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो ये बीच में कहीं दिए नहीं होते. फिर हर बार मैं इतना पीछे जाऊंगा, ये हर बार भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. एवरी टाइम इट विल नॉट बी पॉसिबल. तो कुछ जो ऐसे पॉइंट्स हैं वो जो बार बार रिपीट होने वाले, मैं आपको बता रहा हूं कि रिपीट होने वाले, उनको स्पेशली याद रखा करो. ये टेक्सचुअल पॉइंट्स नहीं है, टेक्स्ट बुक ने तो इतना लिख के छोड़ दिया, ये टेक्स्ट बुक ने हमारे ऊपर छोड़ा है कि हम आपको समझाएं कि ये क्या होता है. तो कार्बन फॉर्म्स p pi बॉन्ड विथ इटसेल्फ विथ अदर एलिमेंट्स. यहां पे मेक जो तुमने पॉइंट मेंशन किया था वो यहां पे आता है कि कार्बन अपने आप के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है और दूसरे एलिमेंट के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, पर ये कैटेनेशन नहीं है.
ठीक है, दिस इज नॉट कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, दिस इज नॉट कैटेनेशन। बट ये कार्बन की एक क्वालिटी है कि दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से भी अटैच हो सकते हैं, दो कार्बन डबल बॉन्ड से भी अटैच हो सकते हैं, दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच हो सकते हैं। सिमिलरली कार्बन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से भी अटैच हो सकते हैं, डबल से भी हो सकते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन सिंगल से हो सकते हैं, डबल से हो सकते हैं, ट्रिपल से हो सकते हैं। मतलब कार्बन कैन फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एज वेल एज विद द अदर नॉन मेटल्स ऑल्सो। ये कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। अदर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। देखो अब जैसे आप सिलिकॉन के पास जाओगे, सिलिकॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड। सिलिकॉन कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड मतलब उसके पास कौन सा ऑर्बिटल होगा? 3p। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए 3p ऑर्बिटल यूज करेगा। मैंने कहा था बड़ा ऑर्बिटल होगा तो पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बड़ा ऑर्बिटल होगा तो पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। तो सिलिकॉन के पास ये क्या क्वालिटी नहीं है, कार्बन के पास ये क्वालिटी है, क्योंकि कार्बन पाई बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा ऑर्बिटल यूज करता है? 2p। ठीक है, नेक्स्ट। कार्बन shows the strongest tendency of the catenation. The property of the self-linking is called as the catenation property through the covalent bonds. Carbon shows a strong tendency of catenation by the virtue of which it forms a thousands of compounds. It happens only in the carbon-carbon bond is very strong. Down the group, the size increases. कार्बन से सिलिकॉन, सिलिकॉन से जर्मेनियम, जर्मेनियम से टिन, टिन से लेड, साइज बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की पावर कम हो जाएगी। खुद सोच के देख लो, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मतलब अपने ही इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की पावर नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक, राइट। लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे ग्रुप में, 14 ग्रुप में सबसे ज्यादा है, उसके बाद कम होती जाती है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए कार्बन क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बाकी के मेंबर्स के बॉन्ड वीक होते हैं। ये कैटेनेशन का एक रीजन हमने क्वांटिटेटिव रीजन दिया है। देखो कार्बन की यहाँ पे आपको जो कार्बन की यहाँ पे जो कार्बन की आपको बॉन्ड एंथैल्पीज दिख रही है सारी पूरी वैल्यूज, इन वैल्यूज में कार्बन को देखो कितना दिख रहा है? 348 किलो जूल पर मोल। वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब कार्बन और सिलिकॉन दोनों को आपने मौका दिया कि भाई आप कार्बन कार्बन से कंबाइन हो जाओ, सिलिकॉन सिलिकॉन से कंबाइन हो जाओ, तो आपने चॉइस दे दी। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है? कार्बन कार्बन। तो multiple carbons will attach each other because they are holding each other very tightly. सिलिकॉन एक दूसरे के साथ एक लिमिट के बाद कंबाइन होना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके बॉन्ड्स क्या हैं? वीक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी का सबसे सिंपल रीजन बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन कार्बन की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। कार्बन में बहुत ज्यादा है, सिलिकॉन में आके बहुत कम हो जाती है, जर्मेनियम में और कम हो जाती है। और याद रखना जर्मेनियम और टिन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है, और लेड में कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। lead does not show the catenation property, lead does not show the self combining capacity at all. Which element exhibits the highest catenation property? Boron, beryllium, nitrogen and carbon. So the answer is carbon. पूरे periodic table में सिर्फ 14 ग्रुप में नहीं, पूरे periodic table में highest catenation property है कार्बन का। Which of the following does not exist? So हमने देखा था कार्बन अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सपेंड
नहीं कर सकता, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो उसमें 6 फ्लोरीन अटैच करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। अमॉर्फस, ए मॉर्फ, ए का मतलब नो, मॉर्फ मतलब शेप। तो अगर पार्टिकल का डेफिनेट अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल, और अगर पार्टिकल का कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता, दे आर रैंडम, तो उसको बोलते हैं अमॉर्फस। ठीक है, ये आपका 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 है, सॉलिड स्टेट। उसमें हम क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे, ओनली क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे इन ग्रेट डिटेल। पूरा चैप्टर है हमारा क्रिस्टल। तो अभी हमें क्रिस्टल के बारे में ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टल का मतलब डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, डेफिनेट रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। एक ही जैसा अरेंजमेंट बार 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 रिपीट होगा, एक जैसा अरेंजमेंट बार बार, तो उसे कहेंगे क्रिस्टल। ठीक है, डायमंड है, ग्रेफाइट है और फ्यूलरिन है। कार्बन के 3 अरेंजमेंट ऐसे हैं जिसमें कार्बन का कोई एक डेफिनेट अरेंजमेंट बार बार रिपीट होता है। उसमें 3 कैटेगरी आती है, डायमंड, फ्यूलरिन एंड ग्रेफाइट। आफ्टर दैट वी हैव एमॉर्फस फॉर्म। एमॉर्फस में हमारे पास आ जाते हैं चारकोल्स, वुड चारकोल एंड एनिमल चारकोल, जो एनिमल बोन से बना हुआ चारकोल, एंड द लैंप ब्लैक, जो फर्नेस में या कहीं पे भी हम कोल को बर्न करते हैं तो वॉल के ऊपर कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, उस कार्बन को स्क्रैच करने के बाद जो ब्लैक मिलता है, इसको बोलते हैं कार्बन ब्लैक या लैंप ब्लैक। तो लैंप ब्लैक या एनिमल चारकोल या वुड चारकोल में कार्बन का पार्टिकल का कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट बनाता है, देखो है तो कार्बन ही, उसकी कोल के बराबर की वैल्यू भी हो सकती है, ये लोग उसको ऐसे ही जला देते हैं बस, या फिर उसके डायमंड जैसी वैल्यू भी हो सकती है। उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है तो कार्बन ही, वो कितना अच्छा अरेंजमेंट बनाता है। ठीक है, अगर कार्बन के एटम्स बहुत अच्छा अरेंजमेंट बना देते हैं तो वो डायमंड की कैटेगरी में चले जाते हैं। वही कार्बन एटम्स अगर थोड़ा कम अच्छा अरेंजमेंट बनाते हैं तो ग्रेफाइट और फ्यूलरिन की कैटेगरी में आ जाते हैं, और अगर कोई अरेंजमेंट नहीं बनाते तो वो कोल की कैटेगरी में चले जाते हैं। दैट अप्लाइज ऑन द ह्यूमंस आल्सो। वेल, फिलोसॉफी की क्लास नहीं है, वरना इस बारे में और बात कर लेते हैं। डायमंड हैज अ 3-डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। देखो इसमें कार्बन क्या होता है, ये एक कार्बन है, this carbon atom is attached to 4 other carbon atoms tetrahedrally, 1 2 3 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो इस कार्बन के अराउंड जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, अब इस कार्बन पे आ जाओ, या कोई भी एक कार्बन सेलेक्ट कर लो, इस पे भी क्या होगा, इस पे भी 4 कार्बन अटैच होंगे, 1 2 3 4। इस पे भी 4 कार्बन अटैच होंगे, 1 2 3 4। बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। आपको पता है कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, बताया था नहीं बताया था, आई टोल्ड यू ना, कार्बन हैज अ वेरी स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड। यहां कार्बन क्या कर रहा है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 4 स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। बताओ कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। एक्साइटेड स्टेट में 4s1 सॉरी 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। 4 ही इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन को यूज करके उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। इज देयर एनी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, नो। सो कैन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नाउ, नो, राइट। सो diamond is a non-conductor of heat as well as electricity because it does not have any free electron। कोई भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चले गए हैं
और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है, और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया इसलिए डायमंड क्या हो जाएगा, अ वेरी वेरी हार्ड सब्सटेंस। समझ में आया? चलो, ये जो कार्बन के बीच की लेंथ है ये है 154 पिकोमीटर। ये आपने हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, इथेन की स्ट्रक्चर जब पढ़ी थी, काम आएगा ये। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ 154 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ 134 पिकोमीटर, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ 120 पिकोमीटर होती है। कई जगह पे आप देखेंगे आगे कि जो कार्बन की लेंथ होती है वो 140 पिकोमीटर भी होगी बॉन्ड लेंथ, 139, 140। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि कार्बन की लेंथ होती है 154 या 134, मैंने बोला 140, 138, 139, मतलब इट इज नॉट सिंगल बॉन्ड, इट इज नॉट डबल बॉन्ड। सम रीजन इट इज शोइंग द रेजोनेंस, जो हमने बात किया था चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में, ओजोन की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी। तो कई बार क्या होता है, मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड कभी सिंगल होता है, फिर डबल होता है, फिर सिंगल होता है, फिर डबल होता है, फिर सिंगल होता है, डबल होता है, तो बन जाता है पार्शियल डबल। पार्शियल डबल का मतलब क्या हो गया, लेंथ 154 भी नहीं होगी और 134 भी नहीं होगी। ठीक है, वेल इसके बारे में बात करेंगे। डायमंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, डायमंड में लेंथ 154 है, मतलब प्रॉपर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, each carbon is linked to 4 other carbon atoms in the tetrahedral fashion by the covalent bond. All 4 valence electrons of carbon are involved in the bonding, so there is no free electron available, so it is a bad conductor of heat and electricity. So all 4 electrons are used in the bonding, all 4 electrons used in the bonding, so no free electron available. Diamond is a covalent, yet it has a high melting points. Why? अच्छा बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या चलो 3 ऑप्शन रखते हैं, कोवेलेंट, मेटालिक, आयोनिक, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट, आयोनिक एंड मेटालिक। मेटल के अंदर होने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड? यस अनाडा? Ionic bond. देवेश कोवेलेंट एंड विवेक कोवेलेंट, या देवांशी? Sir, covalent bond is the strongest bond. कोवेलेंट। वासवी? Ionic. Ionic. Anybody else? एक स्टडी होती है जिसको हम कहते हैं मुझे लगता है स्टडी। मुझे लगता है स्टडी का मतलब क्या होता है, हमने वो कहीं पढ़ा नहीं होता, उसका कहीं लॉजिक भी हमने नहीं पढ़ा होता, बट समहाउ, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, हम पढ़ते हैं चीजों को और हमें कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बन जाता है कि ऐसा होता है। ठीक है, एंड वी स्ट्रांगली स्टार्टेड बिलीविंग ऑन इट कि ऐसा ही होता होगा। ठीक है, तो ये जो आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज पार्ट ऑफ मुझे लगता है थियरी, दिस इज नॉट रियलिटी। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ये बात याद रखना। इसका रीजन क्या होता है मैं बता देता हूं अभी आपको, इसका लॉजिक है, ऐसा नहीं है ब्लाइंडली हमने बोल दिया। देखो, जो भी डायरेक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं ना बॉन्ड में, अगर बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बॉन्ड बनता है, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। नॉन डायरेक्शनल जो बॉन्ड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ,
आयोनिक बॉन्ड में पॉजिटिव आयन है उस, एंड चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो उसके अराउंड आप नेगेटिव आयन कहीं भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम, उससे हम कहते हैं दैट देयर इज अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है, ठीक है। आप इसको प्रूव कर सकते हो। आप सोचना कभी, आयोनिक कंपाउंड्स के जब आप मेल्टिंग पॉइंट्स देखोगे, मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स, ऐसा कोई जनरल थियरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट, वो होंगे आयोनिक सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट्स जो होंगे वो 800 डिग्री, 900 डिग्री, 1000 डिग्री, इस रेंज में होते हैं। अगर कंपाउंड में सभी मॉलिक्यूल, सभी एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं, जैसे डायमंड में, जैसे ग्रेफाइट में, जैसे सैंड में भी सभी सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलके एक कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क बनाते हैं। डायमंड में भी कोवेलेंट बॉन्ड का एक नेटवर्क बनता है, ग्रेफाइट में भी कोवेलेंट बॉन्ड का एक नेटवर्क बनता है। ऐसे सभी सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट 3000 डिग्री, 4000 डिग्री या उसके बियॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, दैट वाज एन इंफॉर्मेशन, द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, नॉट एन आयोनिक बॉन्ड, ड्यू टू द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, ये sp3 ऑर्बिटल है, अब आप सोचो, क्या इसमें अगर s ऑर्बिटल आएगा तो क्या वो कहीं पे भी आके अटैच हो सकता है क्या? कैन इट कम एंड अटैच लाइक दिस? नो, it has to come in a specific direction. Then only covalent bond can be formed. So covalent bond has a directional characteristic. Clear? Carbon exhibits many allotropic form because due to its catenation property and due to the strong p-pi bond. The carbon is in the diamond exhibits which hybridization? So it exhibits sp3 hybridization. Why is the diamond very hard substance? Because it is a crystalline lattice, three-dimensional network structure. Okay, because of the three-dimensional network, it is a very, very strong and hard substance. ग्रेफाइट, देखो इधर, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन ने उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए और 3 कार्बन के साथ अटैच हो गया। सो दिस 1 कार्बन has got attached with 3 other carbon atoms, 1, 2 and 3. Okay, now this second carbon atom, this also has got attached with 3, 1, 2, 3. Okay, now this carbon also gets attached with 3, 1, 2 and 3. Okay, now this carbon also gets attached with 3, 1, 2, 3. Now this 1 carbon also gets attached to 3. जो लास्ट कार्बन है वो भी 3 के साथ अटैच हो जाएगा। 1 ब्लैक लाइन, 2 and 3। अब जब 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहां पे ये ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी, ये ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहां देखो,
ये ज्योमेट्री भी है ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहां देखो, ये ज्योमेट्री भी है ट्राइगोनल प्लेनर। यहां देखो, ये बन गया ट्राइगोनल प्लेनर। यहां देखो, ये बन गया ट्राइगोनल प्लेनर। यहां देखो, ये बन गया ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये वाला कार्बन फिर 3 से अटैच होगा, फिर ये वाला कार्बन 3 से अटैच होगा, फिर ये वाला कार्बन 3 से अटैच होगा। दिस कार्बन विल अटैच विथ 3, दिस कार्बन विल अटैच विथ 3, दिस कार्बन विल अटैच विथ 3। क्या हो रहा है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गई। बना नहीं बना ऊपर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर? ये हेक्सागन के जो कार्बन है वो अलग अलग प्लेन में या एक ही प्लेन में है? एक ही प्लेन में है। तो शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक पूरी की पूरी हेक्सागोनल प्लेट बन गई। अच्छा एक बात बताओ, कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। बॉन्ड बनाने में कितने यूज किए? 3। बचा कितना? 1। ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन को यूज करके वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। एग्रीड? यस। तो ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये नॉन मेटल कैटेगरी का भी एक्सेप्शन है, बिकॉज नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट इज वन ऑफ द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये इनके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, आगे का एक्सप्लेनेशन उतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं। ये देखो इधर 1 2 3 4 5 6, ये मैंने जो बनाए हैं ब्लू कलर के डंबल, क्या है ये? ब्लू कलर के डंबल बनाए, क्या है? पी ऑर्बिटल। क्योंकि कार्बन ने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन किया? sp2, मतलब एक s यूज किया, 2 p यूज किए। एक s यूज किया और 2 p यूज किए, तो एम्प्टी p ऑर्बिटल बच गया ना। जो एम्प्टी p ऑर्बिटल बच गए, यस। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो हमारे पास p ऑर्बिटल्स हैं, दिस वन, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, सबके पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मैं इनको कुछ नंबर्स दे देता हूं तो आपको समझ में आएगा आगे। तो आई जस्ट गिव देम द नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ऐसा हो सकता है ना, 1 और 2 मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, या फिर 3 एंड 4 मिलके बनाएंगे। 1 ने 2 के साथ बना लिया, 3 ने 4 के साथ बना लिया, और 5 ने 6 के साथ बना लिया। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, 1 और 2 के बीच वाला डबल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच वाला डबल बॉन्ड, 5 और 6 के बीच वाला डबल बॉन्ड। दूसरी पॉसिबिलिटी, 2 3 के साथ बना सकता है, ये 2 3 वाला। 4 5 के साथ बना सकता है, ये 4 5 वाला। 6 1 के साथ बना सकता है, 6 1 के साथ बना। ठीक है, तो इस तरह से डबल बॉन्ड बन सकते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर्स अगर एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहेंगी, अगर दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहेंगी तो क्या हो जाएगा? कभी सभी बॉन्ड्स में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएंगे।
सभी बॉन्ड्स में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाएंगे। इसका मतलब ग्रेफाइट का जो कोवेलेंट बॉन्ड होने वाला है, दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज नाइदर गोइंग टू बी 134, क्योंकि डबल बॉन्ड की लेंथ 134 होती है, लेकिन सभी बॉन्ड यहाँ पे डबल नहीं है, नॉर इट इज गोइंग टू बी 154, क्योंकि कोई भी बॉन्ड प्योरली सिंगल नहीं है। एक पॉसिबिलिटी में जो सिंगल है, दूसरी पॉसिबिलिटी में वो डबल बन जाता है, और एक पॉसिबिलिटी में जो डबल है, दूसरी पॉसिबिलिटी में वो सिंगल बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाएंगे, और जो बॉन्ड की लेंथ है वो बॉन्ड की लेंथ 154 और 134 नहीं होगी। These are the main points about the graphite. Now understand one thing, मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेफाइट में लेयर वाइज अरेंजमेंट होता है। तो ये जो लेयर्स हैं, जो आपकी एक लेयर बनी ये वाली, ये एक लेयर, ये दूसरा लेयर, हाउ दीज लेयर्स विल बी हेल्ड टुगेदर। इन लेयर्स के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है। इन लेयर्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। हाँ, विद इन द लेयर जितने कार्बन हैं, प्लीज वीडियोस ऑन करो। जो लेयर्स वाले कार्बन है, एक ही लेयर के 3 कार्बन, वो आपस में अटैच होते हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, और उससे बनती है हेक्सागोनल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। ये एक प्लेट बन गई, दूसरी प्लेट बन गई। ये जो दोनों प्लेट अटैच होंगी, दे विल नॉट बी अटैच बाय कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर हैविंग द वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन। वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन है, इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकती है, एक दूसरे पे स्लाइड हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। क्या डायमंड में ऐसा कुछ था कि एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड हो सकती है? नहीं, वहां लेयर ही नहीं थी, वहां तो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना हुआ था, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ, फिर वो कार्बन दूसरे 4 कार्बन के साथ, फिर वो कार्बन दूसरे 4 कार्बन के साथ, ऐसा पूरा नेटवर्क बना हुआ था। यहां क्या है, एक लेयर है जिसमें एक कार्बन बाकी के 3 कार्बन से अटैच है, और एक हेक्सागोनल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, फिर दूसरी हेक्सागोनल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, एंड दीज स्ट्रक्चर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। दैट इज द रीजन द ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। Okay, so you can see that these arrangements, यहां पे हेक्सागोनल एक प्लेट, दूसरी प्लेट, एक के ऊपर एक प्लेट्स हैं, और ये जितनी भी प्लेट्स हैं ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच नहीं है। ठीक है, तो ये जो ब्लू लाइन शो कर रही है ना, ये आपको दिखा रही है कि ऊपर वाला जो लेयर है और जो नीचे वाला लेयर है, ये दोनों लेयर्स के बीच में सिर्फ वैन डर वाल अट्रैक्शन है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। राइट, distance between two layer is 340 picometer. That's very important point. Why it is an important point? क्योंकि हमें पता है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है, 154 पिकोमीटर। एग्रीड? यहां पे दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 340, मतलब सिंगल बॉन्ड लेंथ से भी डबल। सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है 154 और ये है 340 पिकोमीटर। तो डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, and because of that the attraction is very poor. When attraction is poor, one layer can slide over other layer, and that is the reason the graphite is soft. ये वैल्यू आपको याद रखनी है। The distance between two layers is 340 picometer in graphite. This is a point to remember. So we are seeing the layer wise arrangement. ऊपर एक लेयर बनाया, ग्रीन वाला दूसरा लेयर है, और ये ब्लू वाला थर्ड लेयर है। रेड और ग्रीन के बीच का डिस्टेंस है 340 पिकोमीटर, ग्रीन और ब्लू के बीच का डिफरेंस है 340 पिकोमीटर, और ये जो ब्लैक लाइंस जो हमने शो की है, ये ब्लैक लाइंस है वैन डर वाल फोर्स, और जो व्हाइट लाइन शो की है ये है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स, ओके, बाय फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
यहां पे देखो लेंथ कितनी आ रही है 141, सिंगल बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है 154, डबल बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है 134, ठीक है। लेकिन यहां पे दो कार्बन के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, नाइदर सिंगल नॉर डबल, दिस इज नाइदर सिंगल नॉर डबल। व्हाई? बिकॉज ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक इज नाइदर प्योरली सिंगल नॉर प्योरली डबल। वैल्यू याद रखना 141.5 पिकोमीटर। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, in graphite the fourth electron of the pi bond forms a pi bond and electrons are delocalized। pi bond बना रहा है, pi bond बना रहा है तो लेंथ होनी चाहिए थी 134, लेकिन delocalized है, डबल बनता है फिर सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सिंगल था वो डबल बना लेता है, फिर इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो जाता है तो डबल बिकम सिंगल एंड सिंगल बिकम्स डबल। तो ये जो डीलोकेलाइजेशन होता है उसकी वजह से हर बॉन्ड कभी सिंगल होता है कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल, तो क्या हो गया पार्शियल डबल। पार्शियल डबल मतलब लेंथ डबल से ज्यादा और सिंगल से कम, डबल से ज्यादा मतलब 134 से ज्यादा और सिंगल से कम मतलब 154 से कम। So these are the general uses of graphite. You can simply read them out. ज़्यादा important नहीं है। Hybridization and the structure of the graphite is sp2 and the layered wise lattice structure is there. Lead pencil contains, lead pencil में lead नहीं होता, the graphite and the clay is present. Lead metal is not present. Graphite is a good conductor of electricity due to the presence of free electron. 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लेयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एज अ पॉइंट टू रिमेंबर याद रखना। तो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 141.5 पिकोमीटर है और एंगस्ट्रॉम में कर देंगे 1.41, और जो दो लेयर के बीच का डिस्टेंस है वो रफली 340 पिकोमीटर होता है, तो उसको अप्रोक्सीमेट करके 303.35 एंगस्ट्रॉम हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट के बारे में हम बात करेंगे फ्यूलरिन, और ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। फ्यूलरिन के बारे में डिस्कशन खत्म करने के बाद में पी ब्लॉक पार्ट विल बी ओवर। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम पोर्शन, और जो इवनिंग क्लासेस है उसमें हम कवर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे अभी व्हाट्सएप करो इमीडिएटली, ठीक है।